संजना, तुम तैयार नहीं हुई? बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। वो बात नहीं है संजना, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। ओफ, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगी। सुननी तो मुझे पड़ेगी। ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाज़ा खोलती हैं। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। क्या मम्मी, आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? बेटा अभी आ रहे हैं बाजार से, कुछ सामान लेने गए हैं। लो, आ भी गए। पीछे खड़े राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। कैसे हैं पापा आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी संजना यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी तरफ से बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था राजेश को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले गई नौकरी के बहाने। मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे संजना को ही दोषी मानती थीं। पापा बोले, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मोहन जी ने पूछा, बेटा जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया पापा, सब मज़े से चल रहा है। तभी माँ बोली, क्या मज़े से चल रहा है? देख, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था, क्योंकि वो भी तो जॉब करती थी। अरे यार मम्मी, फिर वही बात लेकर बैठ गई आप। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ और फिर आपसे हर वीकेंड पर मिलने आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। मम्मी, ध्यान रखते हैं। हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है। वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। संजना उनके पीछे पीछे जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ। तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। संजना वापस आ जाती है। वो एक नज़र राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती हैं। चाय पियोगे या कुछ ठंडा? मम्मी आप बैठो, चाय संजना बना लाएगी। आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं। मम्मी, तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो। जानती हो, उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है। उसमें वो जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर आप लोगों से मिलने आती है। अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है। सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो। मत आया करो मिलने। जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो। अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर वहाँ रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। राजेश, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज़ के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ही की तो बात होती है, सुन लिया करो। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। कल से मूड खराब है यार। कल फिर से राजेश के घर गई थी।
वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। अरे यार, सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है? ज़्यादा सोचा मत कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। नहीं, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। चल ठीक है, सोच ले, अपना कैरियर भी तो बनाना होता है, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। राजेश, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी? राजेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊँगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। राजेश नहीं आया, क्या बात है? मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। पहले तो मुझे बताकर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते ही आपसे मिलने आएंगे। मोहन जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है ना। सरला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें राजेश को देखने को तरस रही थीं। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर संजना उनसे विदा लेकर अपने घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फ़ोन की घंटी बजी। संजना ने देखा अनजान नंबर से फ़ोन था। हेलो, कौन? संजना जी बोल रही हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? जी, वो अभी आईसीयू में हैं, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फ़ोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे, पता नहीं उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे, आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले आऊँगा, फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? देखिए, अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट, आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। सचिन, तू मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइयो, बस कह दियो थोड़ी सी चोट लगी है। संजना उसे भेजकर राजेश से मिलने जाती है।
राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी थी। वो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियां बंधी थी। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। कैसे हो आप? राजेश थोड़ी सी आंख खोलकर संजना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी कहाँ हैं? एक बार इसके आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। सचिन गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सचिन मोहन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मोहन जी, बेटी क्या बात है? कैसा है राजेश अब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। राजेश बेटा उठ, क्या हो गया है तुझे? माँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पर गुस्सा मत होना। पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। मोहन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा। मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर साहब ने आकर कहा, देखिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक है और ज़्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा, अब होना था जो हो गया, संभाल अपने आप को। दीदी, मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। संजना के सर पर मोहन जी ने हाथ फेरा। बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी पेश पर बैठ गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधा रही थी। कुछ ही देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, भाई साहब, आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन, तू इन्हें घर ले जा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे मोहन जी से बोले, भाई साहब, मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। आपने उन्हें घर क्यों भेज दिया? कोमल, कुछ नहीं बचा, राजेश हमें छोड़कर चला गया। यह सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने इसीलिए उन्हें भेज दिया। सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा। यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। अब क्या होगा हमारी बच्ची का? उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी। इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। दीदी, सब खत्म हो गया। क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे हॉस्पिटल ले चल।
दीदी, पापा अभी जीजा जी को लेकर आ ही रहे हैं। यह सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वो रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहां जाते ही वो सरला जी से लिपट कर रोने लगी। मेरा बेटा हमेशा के लिए छीन लिया, अब तो तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर सरला जी ने संजना को झटक दिया। संजना की माँ कोमल जी ने यह देखकर संजना को संभाला। कुछ ही देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थीं। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में किसी को तबीयत खराब ना हो जाए। राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहलाकर बैठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वो दौड़कर शौक प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए तब सरला जी ने मोहन जी से कहा, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया। संजना से कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था। वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, अब जो कुछ होना था वो सब हो चुका है। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहें तो संजना को अपने साथ रखेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं, उसका फैसला मैं उसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी संजना, वहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। पापा, आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में ही हूँ। आप मेरी ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन बेटा, ये लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहिए, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। सरला ये इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो ये जा सकती थी, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रहे। बेटी, तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दें।
तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। लेकिन पापा, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या? इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। ये जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। बेटी, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी अब हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे? हमारे लिए राजेश की यादें ही काफ़ी है। मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। जी दीदी। मम्मी जी, आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थीं, आज वो बेटा बनकर खड़ी हो गई है। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला जी ने कहा, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूँगी, बस कुछ दिन की बात है। मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं पास में ही नौकरी ढूंढ लूँगी। मोहन जी ने कहा, बेटी, मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे? मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसीलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। सर, मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। मैं समझ सकता हूँ, अभी रिज़ाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। संजना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। लेकिन सर, ये सब कैसे होगा? तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हारे बाहर जाने पर भी डरते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। सर, आप? संजना, कुछ ज़रूरी काम था,
एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। सर मुझे बताते तो मैं आ जाती। नहीं, इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आ गया। तभी मोहन जी और सरला जी आ गए। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं। बेटा, तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा। नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। चलो, काम के बहाने ही तुमसे मिलने का मौका मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है। क्यों ना हम दोनों उसकी शादी करा दें। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी, तब अविनाश जी का फ़ोन आता है। संजना, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। सर, बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिज़ाइन कर सकती हूँ। मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, बेटी, बहुत दिनों से अविनाश नहीं आए। माँ जी, मैंने ही उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया, लेकिन क्यों? माँ जी, मुझे बहुत सोच कर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? लगता है बेटी, उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, उन्हें बुरा लग जाएगा। माँ जी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मोहन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फ़ोन किया। जगदीश जी, क्या हाल है? समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। वो दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। यहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी ज़िंदगी के बचे हैं, किसी तरह काट लेंगे। उसके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मोहन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश जी के बारे में भी बता दिया। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मोहन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़ जाने का फैसला करते हैं। एक दिन चुपचाप रात को बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मोहन जी ने एक वृद्धाश्रम में बात कर रखी थी।
घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज़, अपना फ़ोन सब छोड़ दिया जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ ही देर बाद जगदीश जी वहाँ पर आ जाते हैं। पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं? आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले ही मोहन जी ने फ़ोन पर बताया। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मकश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।